कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों ने दिल्ली के बुराड़ी मैदान में जाने से साफ इनकार कर दिया। फिलहाल किसान दिल्ली के टीकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर और दिल्ली गाजियाबाद के गाजीपुर बॉर्डर पर जमे हुए हैं। इससे पहले आज किसानों के 30 संगठनों की बैठक हुई, जिसके बाद यह फैसला लिया गया कि किसान बुराड़ी मैदान में नहीं जाएंगे। इससे पहले गृह मंत्री ने भी प्रदर्शन करे किसानों से बुराड़ी मैदान में जाकर प्रदर्शन करने की अपील की थी और साथ ही यह वादा भी किया था कि किसानों के बुराड़ी मैदान में जाने के तुरंत बाद उनसे बातचीत होगी। शाम 4 बजे किसानों की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है और बताया जा रहा है कि उसमें किसानों की तरफ से कुछ जानकारी साझा की जा सकती है। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। टीकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर किसान लगातार डटे हुए हैं। तो वहीं दिल्ली हरियाणा बॉर्डर की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। गुरुग्राम, यहां पर राजस्थान से कुछ किसान पहुंचे थे, जिनको दिल्ली पुलिस की तरफ से बुराड़ी मैदान में जाकर छोड़ दिया गया। बुराड़ी मैदान में भी बड़ी संख्या में किसान डटे हुए हैं। इससे पहले आपको बता दें, कल खुद गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से यह अपील की गई थी कि तय जगह पर पहुंचे और वहां आपसे फौरन बातचीत होगी अगर 3 दिसंबर से पहले बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन किसानों की तरफ से साफ इनकार कर दिया गया कि वो बुराड़ी मैदान जाएंगे। इस बीच खबर यह कि 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। जो किसान सिंधु बॉर्डर या टीकरी बॉर्डर या गाजियाबाद के पास जहां बैठे हैं, वो किसान वहीं पे बैठे रहेंगे, बुराड़ी नहीं जाएंगे। अब अगर सरकार शर्त लगा के भेजेगी तब तो कोई आत्मसम्मान वाला किसान कैसे जा सकता है। इस पे चर्चा हो रही थी, बात हो रही थी, कई किसान खुले मन से बात करने को तैयार थे। लेकिन अगर सरकार ये शर्त लगाती है तुम वहां चलो, नहीं तो किसान कहता है जी पहले नहीं तो देख लेते हैं, उसके बाद कुछ सोचेंगे। सर, ये महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। इस मीटिंग में और क्या ऐसी चीज़ निकली है जिससे सर कोई बीच का हल निकले, ये जो रोड है ये खुल पाए और बीच का रास्ता निकले? ऐसी कोई पहल कुछ हुई है सर किसान संगठनों की बात में, जो सरकार से वो बोलेंगे? पहल तो सरकार को करनी है। सरकार रोक रही है, सरकार शर्तें लगा रही है। सरकार ये जिद और अहंकार छोड़ दे, रास्ता तो निकल आएगा। दिल्ली के लोगों को तंग थोड़ा ही है। सर, मीटिंग में और क्या चीज़ें हैं सर जो निकल के आई हैं? सर, मुख्य बात आज की मीटिंग में यही थी, क्योंकि गृह सचिव की चिट्ठी रात को आई थी, इसलिए एक इमरजेंसी मीटिंग हुई थी। इसके बाद अभी राष्ट्रीय स्तर की समिति की बैठक भी होगी और 4 बजे प्रेस के साथ ऑफिशियली इंटरेक्शन किया जाएगा। सब बातें उनको बताई जाएंगी। तो योगेंद्र यादव इस बात की जानकारी देते हुए कि 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें जानकारी दी जाएगी। अलग अलग बॉर्डर से हमारे सभी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिंगू बॉर्डर पर आनंद तिवारी हमारे साथ हैं, टीकरी बॉर्डर से दीपक बिष्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गाजीपुर बॉर्डर से जावेद मंसूरी। सबसे पहले आनंद, आपके पास आते हुए योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। किस तरीके की जानकारी साझा की जा सकती है किसानों की तरफ से? जी देखिए गायत्री, योगेंद्र यादव करीबन आधा घंटा पहले यहाँ पर पहुंचे हैं और उन्होंने न्यूज़ 18 से बात करते हुए ये बताया है कि जो 7 लोगों की एक कमेटी बनी है, किसानों को प्रतिनिधित्व कर रही है, जो उन्होंने ये तय किया है कि कोई भी किसान जहां भी प्रदर्शन कर रहे हैं वहां से टस से मस नहीं होंगे। क्योंकि डिटेल में जब समझ में इन लोगों को समझाया जाता है तब इनको ध्यान में आता है कि नहीं, जो सबसे ज्यादा गरीब है पहला अधिकार उसी का है। अगर इसको 8 लाख करते हैं तो जो गरीब परिवार है वंचित वो रह जाता है। फिर 8 लाख तक के ऊपर के जो लोग हैं उस कंपटीशन में उनको लाभ मिलता है, गरीबों को नहीं मिलता। सर्वसम्मति से चुनने वालों को विशेष ग्रांट देने की बात कही है सर आपने? उसकी योजना हम बनाएंगे। पहले भी, पिछले बार भी अलग से हमने ग्रांट दी थी। इस बार अभी चुनाव से पहले वो ग्रांट हम घोषणा करेंगे। तो जो सर्वसम्मति से, चाहे वार्ड है, चाहे ब्लॉक है। आनंद, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, आनंद क्या जानकारी मिल पा रही है? 4 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, क्या रणनीति को लेकर जानकारी दी जाएगी? जो फैसला जिस पर लगातार चर्चा हो रही थी उसको लेकर बातचीत होगी या फिर कुछ और जानकारी दी जा सकती है? जी देखिए गायत्री, इस जगह पर जहां पर लगातार आज तीसरा दिन है, जो किसान हैं वो अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं और यहां से बुराड़ी जाने के लिए उन्होंने साफ इनकार कर दिया है। जो 7 लोगों की एक कमेटी बनाई गई है जिसमें योगेंद्र यादव भी ये किसी मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता है, लेकिन उस पर मैं बोलूं ज्यादा ये अच्छा नहीं है। जनता बोल रही है, सोशल मीडिया में लोग बोल रहे हैं, बाकी सब बोल रहे हैं कि एक मुख्यमंत्री के साथ दूसरे मुख्यमंत्री का ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। कम से कम जैसा व्यवहार उन्होंने किया है, ऐसा मैं उस प्रकार का व्यवहार करने से अपने आप को दूर रखूं। सर, डबवाली और कई जगह पर किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। दबाव था? कोई दबाव नहीं था, कोई इस प्रकार का मामला नहीं था। चूंकि कोरोना के मामले में, जैसे मैंने अभी बताया कि हम लोगों ने एक फैसला किया था कि गैदरिंग जो है बड़ी नहीं होनी चाहिए। 100 लोग इंडोर में, 200 लोग आउटडोर में, इतना ही फंक्शन, चाहे राजनीतिक फंक्शन हो, चाहे पारिवारिक हो, चाहे सामाजिक हो, इसी प्रकार के फंक्शनों पर अनुमति। आज जैसे हमने सिर्फ 200 लोगों को ही यहाँ परमिशन दी,
अब आप लोगों ने देखा तो बाकी सब जगह लगभग 80 जगह पर आज के कार्यक्रम हुए हैं, तो संख्या हमारी 15-16 हजार इस प्रकार से हो गई। सब लोगों को इकट्ठा बुलाते, उत्साह भी जाता और ये संख्या ज्यादा भी होती, लेकिन कोरोना का खतरा था। जी देखिए, पंजाब के जो 30 किसान संगठन है उनकी 4 बजे एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर होना है, जहाँ पर लगातार आज तीसरा दिन है जो किसान है वो अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं और उन्होंने बुराड़ी जाने से जो डीडीए ग्राउंड है वहां पर साफ मना कर दिया है। जो 7 लोगों की कमेटी बनाई गई है उसमें योगेंद्र यादव भी एक सदस्य है और उन्होंने न्यूज 18 से अभी बात करते हुए बताया है कि जो 30 किसानों के संगठनों की जो मीटिंग हुई है उसमें तय किया गया है कि सरकार की शर्तों पर वो अपनी जगह से टस से मस नहीं होंगे। अगर सरकार उनकी बातों को मानेगी और बिना शर्तों से बात करेगी तो वो कोई आगे का रास्ता निकाल सकते हैं। यहाँ पर तमाम किसान जो हैं वो यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और 4 बजे यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें किसान अपनी आगे की रणनीति बताएंगे। यही दूसरी तरफ मेरे कैमरामैन नकुल आपको दिखाएंगे तस्वीरें कि यहाँ पर पुलिस के भारी इंतजाम किए हुए हैं। तमाम रैंक के यहाँ पे जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अभी आईबी के एक अधिकारी भी यहाँ पर पहुंचे थे, उसके बाद वो टीकरी बॉर्डर गए थे। लगातार केंद्र सरकार को हर जो सिचुएशन है, हालात है, उसका जायजा दिया जा रहा है और लगातार एक स्पेशल टीम भी बनाई गई है दिल्ली पुलिस की तरफ से जो लगातार किसानों के प्रतिनिधियों से बातचीत कर रही है। कल इस स्पेशल टीम की बातचीत बेनतीजा रही थी, लेकिन आज फिर से ये टीम जो है वो किसानों से बातचीत करने की कोशिश करेगी। लेकिन 4 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान संगठनों के जो प्रतिनिधि हैं वो क्या फैसला लेते हैं, मीडिया को क्या ब्रीफिंग करते हैं, क्या उनकी रणनीति होगी, ये तमाम चीजें देखने वाली होंगी। ठीक है आनंद, आप लगातार वहां पर नजर बना के रखिएगा। यानी ये तो तय हो चुका है कि बुराड़ी मैदान किसान नहीं जाएंगे, वहीं पर डटे रहेंगे, बातचीत के लिए तैयार हैं सरकार से, लेकिन कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। अब 4 बजे किसानों की तरफ से आगे की रणनीति पर क्या कहा जाता है ये भी देखना होगा, उस पर लगातार आनंद हमें अपडेट देते रहेंगे। लेकिन इस सबके बीच आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर नए कृषि कानूनों को किसानों के हित में बताया है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नए कृषि कानूनों से किसानों के लिए संभावनाओं के नए द्वार खुले हैं और साथ ही उनकी बरसों पुरानी मांग को किया गया है पूरा। प्रधानमंत्री के मुताबिक नए कृषि कानून किसानों के हित में और नए कृषि कानूनों से किसानों को उनके हक मिले हैं। पीएम मोदी ने एक बार फिर से दोहरा दिया है कि संसद ने विचार विमर्श के बाद ही नए कृषि कानूनों को मंजूर किया और इसी के साथ किसानों के कई बंधन खत्म हुए हैं। साथ ही कृषि कानूनों से किसानों को नए अवसर और अधिकार मिले हैं। इस कानून में ये तय किया गया है कि फसल खरीदने के 3 दिन में ही किसान को पूरा पेमेंट करना पड़ता है और अगर पेमेंट नहीं होता है तो किसान शिकायत दर्ज कर सकता है। कानून में एक और बहुत बड़ी बात है, इस कानून में ये प्रावधान किया गया है कि क्षेत्र के एसडीएम को 1 महीने के भीतर ही किसान की शिकायत का निपटारा करना होगा। तो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से एक बार फिर से किसानों को यह भरोसा दिया गया है कि उनके हक में है ये कानून। इस कानून को कम से कम समझे तो सही। हम सीधे गाजीपुर बॉर्डर रुक कर लेते। जावेद मंसूरी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कृषि मंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अब प्रधानमंत्री मोदी भी बार बार भरोसा दिला रहे हैं कि आप कम से कम इस कानून को समझिए तो सही। जावेद, मैं इसी सवाल के साथ आपके पास आ रही हूं। अगर वहां पर किसान हैं आपके बीच मौजूद तो जरा उनसे पूछिए क्या उन्होंने कानून के प्रावधानों को पढ़ा है, समझा है? जावेद, आवाज मिल रही है आपको? चलिए जावेद के पास हम चलेंगे, लेकिन आपको दिखा रहे अलग अलग बॉर्डर्स पर, दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर लगातार किसान डटे हुए हैं। जावेद हमारे साथ जुड़ गए हैं। जावेद, अगर अब आपको आवाज आ रही हो, किसान आपके साथ मौजूद है, जरा पूछिए कि कृषि मंत्री से लेकर रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में भरोसा दिलाया कि कम से कम इस कानून के प्रावधानों को किसान समझने की कोशिश करें। जानकारी के अभाव में इस तरह का आंदोलन हो रहा है। पूछिए कि इस कानून के बारे में क्या किसानों ने खुद से जानने की कोशिश की, समझने की कोशिश की कि क्या वाकई उनके हक में है कि नहीं है? देखिए, जिस तरह से सिंघू बॉर्डर पर जो किसानों की मीटिंग हुई उसके बाद जो बात निकलकर सामने आ रही है, जो भी आनंद बता रहे थे, अपने आप में उस अपील को खारिज किया है। किसानों ने समझना चाहिए जिसे अमित शाह गृह मंत्री जो किसान यहाँ सिंघू
बॉर्डर पर बैठे हैं वो ठीक इसी तरह से डटे हुए हैं। इस वक्त हम गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर देखिए, अगर हम आपको दिखाएं तो मैं आपको पहले लंगर दिखाता हूं जो यहाँ पर लगा हुआ, और हम किसानों से बात भी करेंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। ये बताइए सर कि जो पीएम कह रहे हैं कि ये जो बिल है, कृषि कानून है, ये आप लोगों के हित में ही है, ये आपको मंजूर ही नहीं, सानू बिल मंजूर ही नहीं है। अच्छा, मंजूर ही नहीं है, नहीं, कैंसिल करा दिया। ये कह रहे किसी भी तरह से मंजूर नहीं है। आप बताइए कि पीएम कह रहे हैं कि आप ही के किसान, आप ही के हित में है, क्या आपको बिलों की कानूनों के बारे में जानकारी है? हाँ, कानूनों के बारे में अच्छी तरह जानकारी है। ये तीनों कानून किसान विरोधी हैं। अच्छा, हम चाहते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार कानून बनाए। अच्छा, सरकार केवल आश्वासन दे रही है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रहेगा, लेकिन कैसे विश्वास करें? आज सरकार जो न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया हुआ है धान का, उससे नीचे दामों में व्यापारी धान खरीद रहा है। 800 और 700 रुपए कुंटल धान का भाव व्यापारी ले रहा है। ये किसान है, कहाँ से आए आप? अब मुजफ्फरनगर से आए हैं। मुजफ्फरनगर से ये अपना बता रहे हैं कि जो एमएसपी है उससे नीचे में खरीदा जा रहा है। सरकार लगातार भरोसा दिला रही है कि एमएसपी से कम में नहीं होगी खरीद, लेकिन किसान कह रहे हैं कि हमें लिख के दे दीजिए। और सुबह से ये तस्वीर हमें देखने लिखित में आश्वासन चाहिए, लिखित में आश्वासन चाहिए। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले जो किसान गाजीपुर बॉर्डर पर है उनकी यही मांग है। लौटेंगे जावेद आपके पास। आपको बता दें, पंजाब से आए किसान आज लगातार तीसरे दिन दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर पर डटे हुए हैं। इस वक्त टीकरी और सिंगू बॉर्डर पर किसानों ने मोर्चा संभाल रखा है। आज सुबह नाश्ता भी किसानों ने सड़क पर ही बनाया। किसानों का दावा है कि जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाता है तब तक वो सड़क से हटने वाले नहीं हैं। इतना ही नहीं, किसानों की माने तो अभी पंजाब से किसानों के और जत्थे दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके अलावा कुछ किसान तो बुराड़ी जाने के पक्ष में भी दिखाई नहीं दिए। इस वक्त हम दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर हैं, जहां पंजाब और हरियाणा के हजारों किसानों ने पिछले 3 दिनों से दस्तक दे रखी है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पेशकश के बावजूद यहां से किसान हटने को तैयार नहीं है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, बीचों बीच नेशनल हाईवे नंबर 1 पर जो किसान हैं वो जमकर बैठ गए हैं। यहीं पर लंगर सेवा शुरू हो गई है, यहीं पर खाना बनाया जाता है, यहीं पर खाना खाया जाता है। और इसी बीच सड़क पर खुले आसमान के नीचे जो किसान हैं वो अपना दिन और रात गुजार रहे हैं। 2 सर्द रातें यहाँ वो गुजार चुके हैं और ऐसी कई सर्द रातें गुजारने के लिए वो तैयारी करके निकले। और देखिए यहाँ पर जो किसान हैं जो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पहुँचे थे, किस तरीके से जो लंगर सेवा है वो शुरू की जा रही है। मिलजुल कर जो सुबह का नाश्ता है वो तैयार किया जा रहा है। और इसी तरीके से सुबह, दोपहर का खाना और शाम का जो डिनर है वो इसी तरीके से यहाँ पर जो प्रक्रिया है चलती रहती है। जी, नाम बताइए, कहाँ से हैं आप लोग? मैं खेड़ी गौड़िया, डिस्ट्रिक्ट पटियाला। ठीक है, तो ये लंगर सेवा इस तरह चलती रहती है? ऐसी चलती है। क्या बना रहे हैं आज आप? अब पराठे बन रहे हैं। हाँ जी, हाँ। कितने लोगों का खाना रोज आप बनाते हैं और कितना राशन है इसमें लग जाता है? जैसे हमारे 50 बंदा है, कोई और भी आता है वो भी खा जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है। ये गुरु का लंगर है, कोई ऐसी बात नहीं। हाँ जी, हाँ। कितना राशन लेकर चले थे आप लोग? 6 महीने का राशन लेकर चले हैं हम। 500 बंदे का खाना रोज पकाते हैं। हमारे आदमी भी खाते हैं और आसपास के पड़ोस वाले भी खाते हैं। तो आपको लगता है कि वाकई में आंदोलन इतना लंबा जाने वाला है? जितना मर्जी लंबा जाए हम यहीं बैठेंगे। आप बताइए, नाम बताइए, आप कहाँ से आए? सतवंत सिंह, ब्लॉक पटियाला बन। सतवंत जी, ये बताओ कि ये कब तक इस तरह से बीचों बीच सड़क पर खाना बनाएंगे? आगे बढ़ेंगे, यहीं रुकेंगे? जब तक मोदी हमारी शर्तें नहीं मांगेगा जब तक चलेंगे। तो गृह मंत्री ने तो कहा है कि आप आइए बुराड़ी मैदान में बैठिए, दूसरे दिन बातचीत शुरू कर देंगे। हम इतने बंदे को लेके जाएंगे, वो खुद नहीं आता यहाँ पे, खुद आके बात करे। ये सिंगू बॉर्डर से हमारे सहयोगी रिपोर्ट दिखा रहे थे। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाती है हम यहां से नहीं हटेंगे। और साथ ही ये फैसला भी 30 संगठनों की तरफ से हुआ है किसानों के कि 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। हम सीधे अब टीकरी बॉर्डर की तरफ रुख कर लेते हैं। वहां से दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। टीकरी बॉर्डर की तस्वीर क्या है दीपक, दिखाइए, क्योंकि सिंगू बॉर्डर पर आनंद तिवारी मौजूद है, जानकारी दे रहे हैं कि 4 बजे साझा किया जाएगा आगे की रणनीति के बारे में। क्या वहां के किसान भी सिंगू बॉर्डर पर मौजूद किसानों के संपर्क में, वहां से कुछ पता चल पा रहा है कि 4 बजे क्या बताया जाएगा? देखिए गायत्री, यहाँ पर जो भारी पुलिस बल है वो ठीक मेरे पीछे है और
मेरे दाहिनी तरफ जो है वो किसान है। लेकिन यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने अभी भी एक ताज़ा चीज़ें बता दूं कि एक यहाँ पर 5 से 7 कैमरे, यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं, क्योंकि जिस तरह से तिगड़ी बॉर्डर में 2 दिन पहले ही किसानों ने जमकर यहाँ पर बवाल काटा था, जिसके बाद भारी आंसू गैस और पत्थरबाजी हुई थी। लेकिन आज देखिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम दिखा रहे हैं, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे दिल्ली पुलिस ने इंस्टॉल किए हैं और इन कैमरों के माध्यम से अगर अब किसान इस तरफ आते हैं और किस तरह का कोई बवाल या कोई असामाजिक तत्व इस तरह की कोई घटना को अंजाम देता, तो इन कैमरों के माध्यम से दिल्ली पुलिस उस इन्वेस्टिगेशन में, जांच में इस कैमरे फुटेज का सहयोग करेगी। अब दूसरी तरफ मैं दिखाना चाहूंगा किसानों को, क्योंकि दिल्ली पुलिस का भारी जमावड़ा यहाँ पर है और किसानों का जमावड़ा इस बैरिकेड के दूसरी तरफ है और सभी यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली की तरफ जाए। हालांकि दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से बुराड़ी के उस मैदान को लेकर यहाँ पर पहल की थी, लेकिन अब किसान यहाँ से आगे जा नहीं रहे, लेकिन इधर आना नहीं चाहते और उधर ही वहाँ पर अपने जो संगठन के लोग हैं वो सभी एक दूसरे को यहाँ पर इकट्ठा करके भाषण दे रहे हैं। कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है मीडिया से, क्योंकि जिस तरह से किसान संगठनों ने पहले ही ये साफ निर्देश दे दिए थे कि वो एक मीटिंग के दौर के बाद ही कुछ डिसीजन लेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री तक कह चुके हैं कि किसानों के हित के लिए वो बिल बनाए गए हैं और अब किसानों को सोचना होगा। ये देखिए सभी यहाँ पर जितने भी किसान हैं यहाँ पर आए हुए हैं और टिकरी बॉर्डर पर इस तरह से बैरिकेड करके उन्हें रोका गया है ताकि वो किसी तरह का कोई उपद्रव या किसी तरह की हिंसा को ना करें। हालांकि किसान संगठन के लोग जो हैं वो यहाँ पर, कोई भी यहाँ पर ऐसा नेता नहीं है जो बात करने के सामने आए, लेकिन कोशिश यहाँ पर है कि मीडिया बात करे, लेकिन वो मीडिया से दूरी बना के रखे हुए हैं। लेकिन वहीं दूर से ही ये सब लोग बात करना चाहते हैं। चाचा कितनी देर और रुकेंगे? कितना देर और रुकेंगे? क्या पता है कितना देर रुकेंगे, कोई पता नहीं है। बुराड़ी जाने के लिए बोल रहे थे क्या? बुराड़ी के लिए बोल रहे थे, बुराड़ी नहीं जाएंगे? हमारी बात सुनो, जो साढ़े आगू बंदे हैं ना, साड़ी ड्यूटी लगी है, तुम्हारी भी ड्यूटी है, मुलाजमों की ड्यूटी है, हमारी ड्यूटी लगी है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि किसानों के हित का बिल है, क्या कहेंगे आप? मैं तुम्हारी बात नहीं समझा। प्रधानमंत्री कह रहे हैं, गृह मंत्री कह रहे हैं कि बिल सही है, किसानों को बात करनी होगी। गलत है, सही नहीं, वैसे ही होता क्या? चलिए ठीक है दीपक, हम लौटेंगे आपके पास। तो टीकरी बॉर्डर से तस्वीरें दिखा रहे थे कि पुलिस की तरफ से अब सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए, यानी आगे अगर स्थिति बेकाबू होती है, क्योंकि फिलहाल टीकरी बॉर्डर पर किसान बैरिकेड के ऊपर भी बैठे हुए हैं, स्थिति अगर बिगड़ती है तो वहां पर सख्ती से निपटने की भी पूरी तैयारी है। इस सब के बीच 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, किसानों की तरफ से जानकारी दी जाएगी कि आगे की रणनीति क्या होगी। लेकिन इस सब के बीच किसानों ने जो अपील की गई थी गृह मंत्री की तरफ से, कहा गया था कि बुराड़ी बॉर्डर पहुंचे, बुराड़ी मैदान पहुंचे और वहां उनसे बातचीत होगी अगर वो वहां पर पहुंच जाते हैं। लेकिन इस अपील को किसानों ने पूरी तरीके से खारिज कर दिया। इस बीच आपको बता दें कि हरियाणा के सिरसा से बीजेपी की सांसद सुनीता दुग्गल का दावा है कि किसान आंदोलन के पीछे कांग्रेस का हाथ है। इतना ही नहीं, सुनीता दुग्गल के मुताबिक किसानों की कोई यूनियन नहीं है, इसलिए बातचीत नहीं हो पा रही है और साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस चाहती है कि बातचीत ना हो पाए और आंदोलन चलता रहे। हमारे साथ में सिरसा से बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल हैं। मैडम, किसानों का आंदोलन और प्रदर्शन लगातार तेज होता जा रहा है और बॉर्डर पर हैं और वो आंदोलन वापस लेने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो इसका हल कहाँ होता हुआ नजर आ रहा है आपको? देखिए, इसका हल जो है वो बातचीत से ही निकलेगा, क्योंकि किसी भी समस्या का समाधान जो है वो मुझे लगता है कि बातचीत से ज़्यादा बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन किसान तो बात नहीं मान रहे हैं, जो कुछ प्रपोजल दिया गया है। मैं हैदराबाद शहर की जनता का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि आज जिस प्रकार का स्वागत हैदराबाद के रोड पर मैंने देखा है, शायद ही मैंने तेलंगाना में, हैदराबाद में, अन्य हिस्सों में भी इस प्रकार का स्वागत देखा है। जिस गर्मजोशी के साथ हैदराबाद की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का स्वागत किया है और अपना समर्थन इस चुनाव में मोदी जी के नेतृत्व पर, हमारे प्रदेश नेतृत्व पर और भारतीय जनता पार्टी के लिए जताया है, इसलिए मैं हैदराबाद की जनता का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं। पूरे रोड पर जहां पर भी गए, 1 इंच भी जगह खाली नहीं दिखाई पड़ती थी और मुझे भरोसा है रोड शो को देखकर कि इस बार भारतीय जनता पार्टी सीट बढ़ाने के लिए, संगठन बढ़ाने के लिए नहीं लड़ रही है। इस बार चुनाव के बाद हैदराबाद में मेयर
भारतीय जनता पार्टी का होगा, ये हैदराबाद की जनता ने स्पष्ट कर दिया है। मित्रों, हैदराबाद के अंदर विश्व भर के आईटी हब बनने की सभी संभावनाएं पड़ी हुई हैं, मगर आईटी हब तब बनता है जब इसके अनुरूप इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर बने, और इंफ्रास्ट्रक्चर, शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का जिम्मा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का होता है। हालांकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की अनेक प्रकार की ग्रांटें मिलती हैं, मगर इसका इम्प्लीमेंटेशन ये शहर के शासन के हाथ में, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हाथ में होता है। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि जिस प्रकार का कॉरपोरेशन यहाँ टीआरएस और मजलिस के नेतृत्व में चला है, वो हैदराबाद को आईटी हब बनने के लिए, विश्व का आईटी हब बनने के सबसे बड़ा रोड़ा है। अभी ही बारिश में पानी भर गया, लगभग 7 लाख लोगों के घर में परेशान हो गए, पानी भर गया। 6 साल से स्टॉर्म वाटर की एक भी लाइन, इसका सिल्टिंग नहीं हटाया गया, नालों का सिल्टिंग नहीं हटाया गया। पानी नहीं भरेगा तो क्या होगा? मजलिस साथीदार है, मजलिस के इशारों पर अवैध कंस्ट्रक्शन चलते हैं, एपीसमेंट होता है। इसके कारण पानी की निकासी के मार्ग के अंदर अवैध कंस्ट्रक्शन जो हुए हैं, उसने भी पानी भरने में, जमाव होने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। मैं हैदराबाद की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि एक बार आप भारतीय जनता पार्टी को यहां मौका दीजिए। हम सारे इलीगल कंस्ट्रक्शन जो पानी की निकास के मार्ग में है, उसको हटाकर कभी भी हैदराबाद के अंदर पानी भरे ऐसी स्थिति नहीं रहने देंगे। मैं आज ये प्रेस वार्ता में ये भी पूछना चाहता हूं कि जब पानी भर गया तब श्रीमान केसीआर कहां थे? उनके निवास के सामने की कॉलोनियों में भी पानी भरा। हम भी मीडिया को ध्यान से देखते हैं, कहीं पर भी मुख्यमंत्री ने ना कोई दौरा किया, ना कॉरपोरेशन की बैठक की, ना विधायकों के साथ घूमते दिखे, ना स्थानीय सांसदों के साथ घूमते दिखे। जब हैदराबाद की जनता इतनी बड़ी मुसीबत में थी, तब मुख्यमंत्री कहां थे? ओवैसी कहां थे? हैदराबाद की जनता के मन में ये बहुत बड़ा सवाल है, जिसका जवाब उनको देना पड़ेगा। मित्रों, हम वादा करते हैं कि गुड गवर्नेंस को हम हैदराबाद के अंदर जमीन पर उतारेंगे और हैदराबाद को विश्व का आईटी हब बनाने की दिशा में सभी अनुरूप कदम उठाए जाएंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, हम जो कहते हैं वो होता है। चाहे 2014 का हमारा घोषणा पत्र हो या 2019 का घोषणा पत्र हो, हमने सारे वादों पर अमल किया है। मैं हैदराबाद की जनता को 5 साल पहले एक घोषणा पत्र टीआरएस ने भी दिया था, जिसको प्रचिन्ह आशीर्वाद मजलिस के भी थे। मैं कुछ सवाल यहां पर छोड़कर जाना चाहता हूं। कल वोटिंग है, मेरी आशा है शाम को केसीआर जी इसके जवाब दे। एक तो आपने 100 दिन की योजना का वादा किया था, इसका हिसाब किताब हैदराबाद की जनता मांगती है। क्या हुआ? 100 दिन छोड़िए साहब, 5 साल पूरे हो गए। उसमें से कुछ भी करा हो तो हैदराबाद की जनता के सामने रखिए। एक सिटीजन चार्टर आप देने वाले थे, उसका क्या हुआ? सिटीजन चार्टर छोड़िए, इसका पहला पृष्ठ भी तैयार नहीं हुआ है अभी। और रोजमर्रा के काम के लिए, गटर की सफाई के लिए, रोड की सफाई के लिए, रोड की स्ट्रीट लाइट के लिए हैदराबाद की जनता धक्के खा रही है। 32,000 से ज्यादा नल कलेक्शन गरीब बस्तियों में देने थे। हमने हिसाब किताब लगाया, हमारे कार्यकर्ताओं ने 20% से ज्यादा आप नहीं दे पाए हो। कब दोगे? वादा तो 5 साल का था। गरीबों के लिए 1 लाख घर बनाने थे, 1100 से ज्यादा नहीं बना पाए, जबकि मोदी जी ने 1,35,000 गरीबों के घर के लिए तेलंगाना को पैसा मुहैया करा है। मगर आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हो। आपके फार्म हाउस से बाहर निकलकर सचिवालय में आओगे तभी तो शायद कभी इंप्लीमेंटेशन होगा। भूसी नदी के साथ साथ 42
42 किलोमीटर का 6 लेन रोड बनाना था। मेरा सभी मीडिया वालों को निवेदन है कि आपकी वैन जरा बूसी नदी के किनारे किनारे घुमाकर वो 6 लेन का रोड हैदराबाद की जनता को एक बार दिखा दीजिए जरा। हैदराबाद की जनता श्रीमान आपसे पूछती है कि वादों का क्या हुआ। 15 डंप यार्ड बनाने थे, एक डंप यार्ड का बोर्ड भी तो दिखा दीजिए। कहां गए वो 15 डंप यार्ड? 4 प्रेक्षागृह रविंद्र भारती की तर्ज पर आप बनाने वाले थे, क्या हुआ? 10,000 करोड़ की एक योजना लेकर आए थे आप, कहां गया 10,000 करोड़? कब खर्च किया? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बजट का योग भी बना ले तो इतना नहीं होता है। एक हुसैन सागर को स्वच्छ तालाब बनाने का, एक स्वच्छ स्पॉट बनाने का, टूरिस्ट स्पॉट बनाने का वादा किया था। मैं अभी अभी हुसैन सागर के पास से आया हूं, आप हर रोज जाते हैं, मैं इसके बारे में कोई और टिप्पणी नहीं करना चाहता। गांधी और उस्मानिया हॉस्पिटल की तर्ज पर 4 नए अस्पताल बनाने थे, हमें तो दिखाई नहीं दिए। मोदी जी ने एम्स में मेडिकल कॉलेज दिया, मजदूरों की जो अस्पताल है इसमें भी मेडिकल कॉलेज दिया और अस्पतालों को कंप्लीट करने का काम मोदी जी ने किया। अरे साहब वो तो छोड़िए, आपने कुछ नहीं किया। मोदी जी ने एक आयुष्मान भारत योजना लाए हैं जिसमें हैदराबाद के अर्बन गरीब के लिए 5 लाख रुपए की पूरी हेल्थ का खर्चा भारत सरकार उठाने वाली है। आपने पॉलिटिकल रीजन से मोदी जी हैदराबाद में लोकप्रिय हो जाए इसलिए उसका भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया और हैदराबाद के गरीब को आपने 5 लाख रुपए के स्वास्थ्य योजना से महरूम रखा है। आज हैदराबाद में कोई भी गरीब बीमार पड़ता है तो उसको 5 लाख रुपए की दवाई नहीं मिलती, ऑपरेशन नहीं करा पाता, अपने बूढ़े माँ बाप का, अपने छोटे बच्चे का इलाज नहीं करा पाता। क्या बिगाड़ा है इन लोगों ने? मोदी जी की पॉपुलैरिटी तो वैसे ही केसीआर साहब होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हैदराबाद और तेलंगाना के लिए काफी कुछ किया है। हैदराबाद मेट्रो प्रकल्प 16,000 करोड़ की लागत से जिसको 30 किलोमीटर लंबा बनाया, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने भी किया, प्रधानमंत्री जी ने ही किया। प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों की स्वीकृति की 4 बनाए हैं। बायोडाइवर्सिटी रिसर्च सेंटर हैदराबाद, सेंटर फॉर इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सेलेंस हैदराबाद, ऐसे 4 बनाए हैं। 40,800 करोड़ की इंफ्रा योजनाओं की घोषणा हम पहले ही कर चुके हैं, जिसमें हैदराबाद बेंगलुरु राजमार्ग, हैदराबाद विजयवाड़ा राजमार्ग, शहरी क्षेत्र के विकास के लिए अमृत मिशन लाया। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम में 3.30 करोड़ मूल्य के 2 पार्क विकसित किए गए। GHMC की लिए क्रेडिट रेटिंग की पूरी करने के लिए हमने इनिशिएटिव लिया। सबसे बड़ी बात हैदराबाद शहर के गरीबों के लिए, अभी अभी कोरोना काल के बाद मोदी जी PM स्ट्रीट वेंडर योजना लेकर आए। ये PM स्ट्रीट वेंडर योजना गरीब रेडी वालों के लिए है और मुझे कहते हुए आनंद होता है कि सबसे ज्यादा PM स्ट्रीट वेंडर योजना का फायदा अगर किसी एक राज्य को मिला है तो तेलंगाना को मिला है। 3 लाख लोगों को PM स्ट्रीट वेंडर योजना के तहत लोन देने का काम किया गया और सबसे ज्यादा किसी बड़े शहर में दिया गया है तो हैदराबाद को दिया गया है। 30,000 से ज्यादा PM स्ट्रीट वेंडर के लोन दिए गए। लगभग और 72 किलोमीटर लंबी रेल परियोजना मेट्रो की लागू हो रही है। इसके अलावे हैदराबाद के लिए पहले पासपोर्ट की बहुत बड़ी दिक्कत थी, अब पूरी व्यवस्था को प्रोफेशनलाइज कर दिया गया है और सारा काम टेक्नोलॉजी बेस कर एक अद्यतन पासपोर्ट ऑफिस यहाँ पर बनाने का काम किया है। और इसके साथ साथ हैदराबाद के अंदर ये IT का बड़ा हब है। देश भर के युवाओं के लिए मोदी जी ने ढेर सारे योजनाएं और ढेर सारे प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए हैं। इसका परिणाम है कि दुनिया भर में आर्थिक संकट है
मगर एफडीआई इनफ्लो सबसे ज्यादा भारत में है। एफआईआई इनफ्लो भी नवंबर में रिकॉर्ड जगह पे पहुंचा है। आईटी सेक्टर का इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है, इसका सबसे बड़ा फायदा हैदराबाद को हो रहा है। हमने देखा है कि हैदराबाद में भारत की योजना और प्रधानमंत्री जी के सबसे संपर्क से कई बड़ी बड़ी कंपनियां आकर्षित होकर यहां पर अपना इन्वेस्टमेंट किया है और मेक इन इंडिया की चमक भी हैदराबाद के अंदर बढ़ी है। मोदी जी ने एक बहुत बड़ा रिफॉर्म किया है। अब न केवल वर्क फ्रॉम होम, इसकी जगह वर्क फ्रॉम एनीवेयर के लिए रास्ता खुला है और इसका सबसे बड़ा फायदा हैदराबाद के युवाओं को होने वाला है, जो आईटी प्रोफेशनल है उनको होने वाला है। ये मिनी भारत है। भारत भर के युवा यहाँ आते हैं, इनको वर्क फॉर होम की साथ साथ वर्क फ्रॉम एनीवेयर, ये योजना का सबसे बड़ा फायदा अगर किसी एक शहर के युवाओं को होना है तो वो हैदराबाद को होना है। स्टार्टअप के लिए भी बहुत ध्यान दिया गया है। ढेर सारी प्रायोरिटी में डिटेल में जाना नहीं चाहता, मगर स्टार्टअप को मोदी जी ने खुद एक थ्रस्ट देकर एक नए उद्यमियों के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार किया है। इसका भी सबसे बड़ा फायदा हैदराबाद को होने वाला है। स्टार्टअप्स के लिए व्यापार में आसानी हो, इसके लिए एक नया बिजनेस फ्रेंडली इकोसिस्टम तैयार कर बहुत तेजी से इस पर आगे बढ़े हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर भारत ने ग्लोबल रैंकिंग में बहुत बड़ी जंप लगाई है और इसके साथ साथ इनोवेशन इंडेक्स में भी हमारी रैंकिंग बहुत बेहतर हुई है। मित्रों, ये सबके कारण हैदराबाद जो मिनी भारत है, मिनी इंडिया है, इसके युवा प्रोफेशनल्स को बहुत, उनके लिए एक क्षितिज बहुत बड़ी खुली है और इसका फायदा हो रहा है। मित्रों, मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि मेरे साथ हमारे प्रदेश का नेतृत्व बैठा है। मैं आपको हैदराबाद की जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हम हैदराबाद को नवाब निजाम कल्चर से मुक्त होकर एक मिनी इंडिया बने, ऐसा शहर बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। निजाम कल्चर को त्याग कर एक आधुनिक शहर बने, इस प्रकार का हम हैदराबाद को बनाएंगे। यहाँ किसी का अपीसमेंट नहीं होगा, किसी के साथ अन्याय भी नहीं होगा। इस प्रकार की नई कार्य संस्कृति का विकास हम यहाँ पर करेंगे। हम डायनेस्टी से डेमोक्रेसी की ओर जाना चाहते हैं। चाहे ओवैसी साहब की पार्टी हो, चाहे टीआरएस की पार्टी हो, हमें तो बहुत सवाल करती हैं, मगर मैं पूछना चाहता हूं कि इतने बड़े तेलंगाना में आपके परिवार के अलावे आपको कोई नहीं मिलता है जी? आपके बाद आपका परिवार ही क्यों आता रहता है और किसी में टैलेंट ही नहीं है? हम डायनेस्टी से डेमोक्रेसी की ओर देश के लोकतंत्र को ले जाना चाहते हैं, हैदराबाद और तेलंगाना को ले जाना, भ्रष्टाचार से पारदर्शिता की ओर ले जाना चाहते हैं। भ्रष्टाचार सारी सीमाएं लांघ गया। अपने अपने रहन सहन को देख लीजिए तो आपको मालूम पड़ेगा कि किस प्रकार का भ्रष्टाचार तेलंगाना की जनता ने सहन किया है। तुष्टीकरण से हम सम विकास की ओर जाना चाहते हैं। किसी का अपीसमेंट नहीं करेंगे, सबको बरोबर मौके मिलेंगे और हैदराबाद की जनता का बहुत बड़ा हिस्सा जो अपमानित महसूस करता है अपने आप को, उनको हम भरोसा दिलाना चाहता है किसी की भी हिम्मत नहीं होगी आपको दोयम दर्जे के नागरिक बताने की। इस प्रकार का सम विकास का हम वातावरण करेंगे। बाढ़ से डूबे शहर को बाढ़ मुक्त शहर बनाना चाहते हैं। और मैं एक सवाल फिर से श्रीमान चंद्रशेखर राव जी से पूछना चाहता हूं, ये मजलिस के साथ आप जो समझौता करते हो, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं, कर सकता है। लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति किसी के साथ भी जाता है, मगर गुप्त समझौता क्यों करते हो? इतनी हिम्मत क्यों नहीं है कि मजलिस के साथ खुलेआम सीट शेयरिंग कर लड़े? एक कमरे के अंदर इलू इलू कर आप सीटें बांटते हो। सार्वजनिक रूप से हैदराबाद की जनता के सामने अभी भी प्रचार में 1 घंटा बाकी कह दीजिए कि हाँ हमारा मजलिस के साथ समझौता है। क्यों हिम्मत नहीं है आपकी? इसका जवाब केसीआर और मजलिस दोनों ने होना चाहिए। और मित्रों, मैं मानता हूं कि आज सरदार पटेल के कारण ही ये हमारा तेलंगाना, यहाँ से लेकर मराठावाड़ा तक
और हैदराबाद भारत के साथ जुड़ा हुआ है। जिन्होंने उस वक्त पाकिस्तान में जाने की मुहिम चलाई थी, वो सभी संस्कृति से, ये निजाम संस्कृति से हम मुक्त कर एक विकसित शहर हैदराबाद को देना चाहते हैं। इसलिए मेरी हैदराबाद की जनता से करबद्ध निवेदन है कि एक मौका भारतीय जनता पार्टी को दीजिए। हम हैदराबाद को विश्व का आईटी हब बनने के लिए पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी करेंगे और मोदी जी का आशीर्वाद है ही है, तो हैदराबाद अपने आप आईटी हब बनेगा, इसको मुझे भरोसा है। मेरी बात समाप्त हुई। आप एक एक कर सवाल पूछ सकते हैं। यहाँ से कोई जो नाम बोलेंगे उसको करेंगे। जल्दबाजी मत करिए, सब सवालों के मैं जवाब दूंगा। हैं? चलिए साहब, ये सबको इसका जवाब मालूम है। भारतीय जनता पार्टी कोई एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में सत्ता में आने वाली पार्टी नहीं है। हमारा इस देश के 17 से ज्यादा राज्यों में शासन है, केंद्र में कई बार हम शासन में रहे हैं। हमें देश की जनता जानती है और बार बार वोट भी देती है। जो ये आरोप लगाते हैं, उन्होंने आत्मचिंतन करना चाहिए कि उन्होंने क्या करा है। सर, ओवैसी ने कहा है कि अगर यहाँ पर इलीगल रोहिंग्या पाकिस्तानीज या बांग्लादेशीज रहते हैं तो होम मिनिस्टर अमित शाह क्या कर रहे हैं, कार्रवाई क्यों नहीं करते? भाई, मैं जब कार्रवाई करता हूं तब तो हाय तौबा करते हैं पार्लियामेंट में। देखा नहीं है आपने कितनी बड़ी आवाज में रोते हैं? और एक बार लिख कर मुझे दे दे, बांग्लादेशी और रोहिंग्या को निकालना है, बाद में मैं करता हूं। जरा लिख कर देने के लिए बोल दीजिए उनको। सिर्फ चुनाव में बात करने से नहीं होता है, जब निकालने के लिए पार्लियामेंट में बहस होती है, कौन इनका पक्ष लेता है देश की जनता जानती है, सबने लाइव टेलीविजन पर देखा है। भरत यार, केसीआर सर ये कहते हैं, केसीआर चीफ मिनिस्टर ये कहते हैं कि सेंट्रल की तरफ से कोई फंड्स नहीं पहुंचे हैं स्टेट गवर्नमेंट को, जबकि जब बाढ़ आई है कहीं भी होने दो, कुछ सेंटर की तरफ से उनको कोई सपोर्ट नहीं मिला है। बहुत समय से केसीआर सचिवालय नहीं गई है, इसलिए इनको आंकड़े मालूम नहीं है। मैं बता देता हूं, 224.50 करोड़ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एसडीआरएफ का हमने दे दिया था और 3 नवंबर को 224.50 करोड़ टोटल सिर्फ हैदराबाद के लिए 500 करोड़ रुपया अप्रोक्सीमेटली हमने दिया है। जरा वो कल जांच कर ले और रेगुलरली सचिवालय में जाए तो ऐसी गड़बड़ नहीं होगी। भरत 2018 असेंबली इलेक्शन में आप तो एक सीट जीता, लेकिन उसके बाद सिचुएशन में इंप्रूवमेंट हो गया। पार्लियामेंट इलेक्शन में 17 में 4 सीट जीता, उसके बाद दुब्बा का बाई इलेक्शन भी जीता। अभी जीएचएमसी में कंफर्टेबल क्वेश्चन, क्या बीजेपी हाईकमांड ये मानते हैं कि साउथ में कर्नाटक के बाद तेलंगाना पोटेंशियल स्टेट है सत्ता में आने के? नहीं, बिल्कुल। हम भारतीय जनता पार्टी आज मुख्य विपक्ष की जगह ले चुकी है और अगले चुनाव में यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से बनने वाली है। और इसके लिए हमारा तो कार्यकर्ताओं का योगदान है, जनता का सपोर्ट है, मगर केसीआर का भी बहुत सपोर्ट है। जिस प्रकार से वो सरकार चला रहे हैं तो वो यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी की ओर तेजी से बढ़े। तो जनता भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ेगी तेजी से। जिस तरीके से केसीआर सरकार चला रहे हैं, निशाना केसीआर पर साधते हुए रोहिंग्या के मसले पर भी अमित शाह ने साफ तौर पर कहा कि हम तो रोहिंग्यास पर कार्रवाई करते हैं तो हाय तौबा मचाते हो। वैसी देखिए भैया, मैंने आपके 25 मिनट बात करी, पोलराइजेशन की क्या बात करी? मैं तो कभी हिंदू मुस्लिम कुछ बोला ही नहीं, कोई बात नहीं करी। डरना नहीं चाहिए किसी से। चुनाव अपने दम पर लड़ना चाहिए, अपने कामों पर लड़ना चाहिए। देश तो भैया 1947 में बटा था, उसके बाद बटा ही नहीं है। और किसने बांटा था आपको मालूम है?
और बढ़ता था, तब तेलंगाना को कौन पाकिस्तान के साथ जोड़ने की बात करता था, वो भी आपको मालूम है। इसका जवाब पहले ओवैसी दे। देखिए, मैं भाग्यलक्ष्मी मंदिर के अंदर मेरी व्यक्तिगत श्रद्धा के माँ के चरणों में रखने के लिए गया हूँ। इसके कोई गलत अर्थ न निकाले जाए। मैंने जो कहना था वो कह दिया ना भैया। मैं भाग्यलक्ष्मी मंदिर में माँ के दर्शन करने के लिए गया था। इसके और कोई निहितार्थ निकालने की जरूरत नहीं। देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, कोई चुनाव को हम छोटा नहीं मानते हैं। कई चुनावों के अंदर हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में हिस्सा लिया है और हमारे लिए जनता जहां मैंडेट देती है वहां हमारी आइडियोलॉजी का, हमारे डेवलपमेंट के एजेंडा का और मोदी जी के विजन का प्रचार करना ये हमारा अधिकार है और हम हैदराबाद के चुनाव को छोटा नहीं मानते। जो लोग गली का चुनाव मानते हैं वो कम से कम गली साफ करना भूल गए हैं, इसलिए उनको थोड़ी प्रॉब्लम है। गली साफ कर दी होती तो इनको इतनी बड़ी प्रॉब्लम न होती। चलो बहस नहीं कर सकते भैया। आपका जवाब आ गया भैया। अब एक ही पूछो आप। देखिए, ऐसे इरिस्पॉन्सिबल आरोप मुख्यमंत्री की जगह पर बैठे हुए व्यक्ति ने नहीं दिखाने चाहिए। फोन टैपिंग का उनके पास कोई कॉन्क्रीट एविडेंस है तो मुझे शिकायत करनी चाहिए। हम तुरंत जांच करेंगे और सब पर कदम उठाएंगे। एक और इतने दुबले व्यक्ति को हम मारने नहीं आए। चुनाव के लिए इनकी सोच क्या है? एक दूसरे को मारना होता है क्या? क्यों मारेंगे भैया? हम आपको भगवान 100 साल का करे, हमें कोई आपत्ति नहीं। हम आपको मारने नहीं आए हैं। हम हैदराबाद की स्थिति सुधारने आए क्योंकि आप घर के बाहर निकलते ही नहीं हो। सर, केसीआर ने ये भी कहा था कल उनके पब्लिक मीटिंग में कि कुछ डिविजिव फोर्सेस हैदराबाद में आ रहे हैं, एंटर हो रहे हैं और हैवॉक क्रिएट। वो ओवैसी जी के लिए क्या है? नहीं, मैं सवाल ही नहीं समझा। हाँ, तो सबका साथ सबका विकास है ही। हमने गैस, सुनिए ना, हमने गैस के सिलेंडर दिए, ना हिंदू देखा ना मुसलमान, सबके यहाँ गए। शौचालय दिया, ना हिंदू देखा ना मुसलमान, सबके यहाँ गए। बिजली का कनेक्शन दिया, ना हिंदू देखा ना मुसलमान, सबके यहाँ गए। ना क्रिश्चियन देखा ना सिख देखा। तो सबका साथ सबका विकास है ही, इसमें कहाँ दुविधा है? चले, ऐसे मामले यहाँ नहीं चर्चा होती हुई है। शत प्रतिशत स्कीमें इंप्लीमेंट होगी और जो करप्शन बंद हो जाएगा, इससे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का बजट भी काफी बढ़ जाएगा काम करने के लिए। अरे यार, बाकी लोग छोड़ो छोड़ो, बाकी लोगों को ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। नहीं, कोई डेमोक्रेसी में सबको अधिकार है, मगर मैं इतना स्पष्ट कहना चाहता हूं कि तीनों बिल जो है किसान रिफॉर्म्स है वो किसानों के भले के लिए है और बहुत समय के बाद किसान एक जकड़ी हुई व्यवस्था से बाहर आने वाला है। राजनीतिक विरोध जिनको करना है वो कर सकते हैं और केसीआर भी पूरे देश में घूमना है तो घूम ही सकते हैं। 19 में भी घूमे थे। अपने राज्य में स्थिति क्या हुई आपको मालूम ही है।
मैंने ऐसा नहीं कहा, मैं केसीआर की बात कर रहा हूं। मैंने किसानों के प्रोटेस्ट को कभी पॉलिटिकल नहीं कहा, ना कहना चाहता हूं। आपके शब्द मेरे मुंह में मत डालिए। मैंने स्पेसिफिक पिन पॉइंटेड केसीआर के लिए सवाल था, मैंने केसीआर के लिए जवाब दिया। फनियर एक मिनट फनियर नहीं, ऐसा नहीं है। ये सार्वजनिक ट्रस्ट बना है उत्तराखंड सरकार ने, और इसमें अंत में तो थोड़ा स्टेबल होने के बाद जनता के प्रतिनिधि ही आने वाले हैं। हाँ, पूछिए। देखिए, ऐसी कोई डिस्क्रिपेंसी है तो उसको जिन्होंने कानून लाया वो जरूर देखेंगे और कोर्ट भी देखेगी। आप क्या पूछ रहे हैं? एक सेकंड भाई, एक सेकंड। देखिए, केसीआर हमेशा ऐसा करने का बहुत प्रयास किया। 19 में भी आपको याद होगा एक विमान किराए पर रखा था और लगभग 16 राज्य में गए थे, सीटें आधी हो गई यहाँ। ऐसी कॉन्फ्रेंस ममता जी ने भी करी थी वहां पर, याद होगा कलकत्ता में, सीटें उनकी भी आधी हो गई। अब आधी बची है, इसका क्या होगा वो देखो आगे। चलिए, सबका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मीडिया से मुखातिब साफ तौर पर केसीआर पर निशाना साधा, ओवैसी को भी टारगेट पर लिया और ये कहा कि केंद्र की जितनी भी योजनाएं, केंद्र जितनी भी कोशिश करती है यहां की सरकार उसमें रोड़ा पैदा करे, यानी तेलंगाना के विकास में टीआरएस रोड़ा है, यहां की सरकार रोड़ा है। इसके अलावा अमित शाह ने साफ तौर पर ओवैसी पर भी निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि भले ही ये निकाय चुनाव और बीजेपी इसको मजबूती के साथ लड़ रही है, लेकिन हमारा जो फोकस है वो है तेलंगाना का विकास करना। इसके अलावा उन्होंने कई बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि केंद्र ने शिक्षा की बात हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, मेट्रो पार्क गरीबों के लिए भी, चाहे बात पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना की हो, हर तरह से तेलंगाना के लोगों को, वहां की गरीब जनता को फायदा पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन लगातार यहां की सरकार की तरफ से रोड़ा अटकाया जाता रहा है। इसके अलावा जनता से बीजेपी को जिताने की अपील करते हुए अमित शाह ने साफ तौर पर कहा कि अगर आप हमको मौका देते हो तो हम तेलंगाना में विश्व का सबसे बड़ा आईटी हब बनाने की दिशा में काम करेंगे। ये अलग अलग बातें आपको दिखा रहे हैं। अमित शाह ने क्या बड़ी बातें बोली हैं। उन्होंने कहा है कि कोई भी चुनाव छोटा या बड़ा नहीं होता। हैदराबाद की परेशानी में ओवैसी कहां थे, ये सवाल पूछा ओवैसी से अमित शाह ने, और साथ ही टीआरएस और ओवैसी की पार्टी एमआईएम को निशाने पर लेते हुए अमित शाह ने कहा कि अगर गठजोड़ है तो जनता के सामने आकर हिम्मत दिखाएं और ये कहे कि हाँ गठजोड़ है। गुपचुप तरीके से इलू दोनों पार्टियां क्यों कर रही हैं, आपको बता दें क्योंकि दोनों पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इसको लेकर अमित शाह निशाना साध रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि जब बाढ़ से तेलंगाना बेहाल था तब केसीआर क्या कर रहे थे। उन्होंने यह भी निशाना साधा कि आंकड़े शायद केसीआर को मालूम इसलिए नहीं है क्योंकि वो सचिवालय ही नहीं जाते। सचिवालय पहुंचेंगे, राज्य की हालात के बारे में जानकारी लेंगे, जहां समस्या है वहां पर जाकर लोगों से बात करेंगे, तब उनको यह पता चलेगा कि तेलंगाना की जो जनता है वो किस तरीके से समस्या से जूझ रही है। तो अमित शाह ने बीजेपी को एक मौका देने की अपील जनता से की और कहा कि हैदराबाद को हम बाढ़ मुक्त शहर बनाएंगे, भ्रष्टाचार से विकास की तरफ तेलंगाना जाएगा।
हैदराबाद जाएगा, मजलिस के साथ टीआरएस खुलकर क्यों नहीं, यह सवाल भी पूछा अमित शाह ने और कहा कि निजाम कल्चर को हम यहां खत्म करेंगे। रोहिंग्या के मुद्दे पर भी अमित शाह ने कहा और यह कहा कि हम कार्रवाई करते हैं तो ओवैसी संसद में हाय तौबा मचाते हैं। नवाब निजाम कल्चर को खत्म कर मिनी इंडिया बनाने का लक्ष्य है बीजेपी का, जिसका जिक्र अमित शाह ने किया और कहा कि डायनेस्टी से डेमोक्रेसी की ओर हम तेलंगाना को ले जाना चाहते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मजलिस के साथ समझौता करना है तो कीजिए, टीआरएस गुपचुप तरीके से दोनों पार्टियों के बीच ये गठजोड़ क्यों है। इसके अलावा केंद्र की तरफ से किए जा रहे प्रयासों का भी जिक्र किया कि कैसे तेलंगाना की जनता को फायदा पहुंचाने के लिए केंद्र ने अनेकों योजना चलाई है और उसके जरिए लगातार जो योजना का लाभ है वो तेलंगाना की जनता तक पहुंचाने की केंद्र सरकार कोशिश करती रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें वहां की सरकार रोड़ा अटकाती रही है। तो वहीं अमित शाह ने हैदराबाद में हुए जबरदस्त स्वागत को अभूतपूर्व बताया और ये कहा कि ये संगठन बढ़ाने के लिए हम मजबूती से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि सुनिए क्या कहा अमित शाह ने। मैं आपको हैदराबाद की जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हम हैदराबाद को नवाब निजाम कल्चर से मुक्त होकर एक मिनी इंडिया बने ऐसा शहर बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। निजाम कल्चर को त्याग कर एक आधुनिक शहर बने, इस प्रकार का हम हैदराबाद को बनाएंगे। यहाँ किसी का अपीसमेंट नहीं होगा, किसी के साथ अन्याय भी नहीं होगा। इस प्रकार की नई कार्य संस्कृति का विकास हम यहाँ पर करेंगे। हम डायनेस्टी से डेमोक्रेसी की ओर जाना चाहते हैं। मित्रों, हम वादा करते हैं कि गुड गवर्नेंस को हम हैदराबाद के अंदर जमीन पर उतारेंगे और हैदराबाद को विश्व का आईटी हब बनाने की दिशा में सभी अनुरूप कदम उठाए जाएंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, हम जो कहते हैं वो होता है। चाहे 2014 का हमारा घोषणा पत्र हो या 2019 का घोषणा पत्र हो, हमने सारे वादों पर अमल किया है। पूरे रोड पर जहां पर भी गए 1 इंच भी जगह खाली नहीं दिखाई पड़ती थी और मुझे भरोसा है रोड शो को देखकर कि इस बार भारतीय जनता पार्टी सीट बढ़ाने के लिए, संगठन बढ़ाने के लिए नहीं लड़ रही है। इस बार चुनाव के बाद हैदराबाद में मेयर भारतीय जनता पार्टी का होगा, ये हैदराबाद की जनता ने स्पष्ट कर दिया है। तो अमित शाह ने कहा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव सीट बढ़ाने, संगठन के विस्तार के लिए नहीं लड़ रही है, बल्कि इस बार जनता ने स्पष्ट कर दिया है कि मेयर बीजेपी का ही होगा। अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उनकी तरफ से जो तमाम बातें कही गई हैं वो एक एक कर आपको बता रहे हैं। अमित शाह ने यह भी कहा कि टीआरएस हैदराबाद